नमस्कार। आज हम प्रेमचंद के व्यक्तित्व पर एक दृष्टि डालेंगे। मित्रों, 20वीं सदी के हिंदी उर्दू के महान रचनाकार प्रेमचंद को कौन नहीं जानता। भारत का एक ऐसा रचनाकार जिसने पिछले 120 वर्षों से हिंदी उर्दू के पाठकों के दिलों में अपनी स्थायी जगह बना रखी है, जिससे हर उम्र का पाठक जुड़ाव महसूस करता है। आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद की रचनाएं पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ चुकी है। प्रेमचंद के कृतित्व पर बात करने से पूर्व उनके निजी एवं साहित्यिक जीवन पर एक नज़र डालना जरूरी है। कोई भी कृति या रचनाकार के पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन तथा उनके देश काल व वातावरण से पूरी तरह अछूती नहीं रह सकती। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है, इसलिए केवल काल्पनिक घटनाओं पर आधारित रचना अधिक उम्र नहीं जीती। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमारी कल्पना की नींव में भी यथार्थ बोध होता है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में बनारस के एक गांव लम्ही में हुआ। उनके पिता श्री अजायब लाल उन दिनों लम्ही में डाक मुंशी के पद पर कार्यरत थे। माँ आनंदी देवी घरेलू महिला थीं। 3 बेटियों के बाद इस बेटे के जन्म ने सबको खुशी से भर दिया। पिता ने खुश होकर नाम रखा धनपत राय, तो ताऊ ने नवाब राय। माँ की आंख का तारा धनपत परिवार में सबका दुलारा बना रहा। आप गौर करेंगे तो पाएंगे बड़ों का स्नेह हर बच्चे को बल देता है और उसका खुलकर विकास होता है। धनपत इस बाल मनोवृत्ति से अलग ना था। वह नटखट, चंचल और गांव की बाल मंडली का नेता बना तरह तरह के खेल में मगन रहता। 8 वर्ष का हुआ तो पिता ने उर्दू की तालीम के लिए मौलवी साहब के पास भेजना शुरू किया। अपने चचेरे भाई बलभद्र के साथ मौलवी साहब के घर जाना धनपत के लिए मनोरंजक सैर से कम न था। वे दोनों रास्ते में गिल्ली डंडा खेलने लगते तो कभी किसी खेत में घुसकर नरम नरम मटर खाने लगते या फिर गन्ना तोड़कर चूसने लगते। रास्ते में कहीं मदारी दिख जाए तो भालू बंदर का खेल देखने में मग्न हो जाते। दोनों कभी सिपाहियों की परेड देखने ठिठक जाते तो कभी पटरी से छुक छुक करती जाती रेलगाड़ी। किसे पता था एक दिन यह बालक युगांतरकारी लेखक बनेगा। धनपत की किस्मत में माँ के आंचल का सुख इतना ही था। 1888 में माँ चल बसी। धनपत की अच्छी तरह देखभाल हो, इसके लिए परिवार वालों और गांव वालों के बार बार जोर देने पर 2 वर्ष बाद पिता नई माँ ले आए। धनपत जान छिड़कता, मगर सौतेली माँ ममतालु माँ न बन सकी। धनपत का मन माँ के प्यार के लिए तरसता रहा। उसका बचपन छिन गया। माँ के साथ ही वह पुलकन, वह चंचलता भी खो गई। विमाता के व्यवहार का जो प्रभाव उसके बाल मन पर पड़ा, उसकी झलक हमें कर्मभूमि उपन्यास के नायक अमरकांत में मिलती है। आगे चलकर पिता ने गोरखपुर की रावत पाठशाला में दाखिला दिलवाया, जहां अंग्रेजी माध्यम से उनकी शिक्षा आरंभ हुई। सुप्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार 7 वर्ष की उम्र में माँ खोई, 15 साल के हुए तो पिता ने यह सोचकर विवाह करवा दिया कि धनपत के जीवन का अकेलापन दूर हो, मगर वह हो ना सका। 16 वर्ष के थे कि पिता भी चल बसे। सौतेली माँ, उनके बच्चे, उनका भाई, पत्नी, पूरी गृहस्थी का बोझ धनपत के कंधे पर आ गया। शर्मा जी यह भी मानते हैं कि सौतेली माँ का व्यवहार, बाल विवाह, पंडे पुरोहितों के कर्मकांड, किसानों का दुखी जीवन, यह सब प्रेमचंद ने 16 बरस की उम्र में ही देख लिया था। इसलिए उनके ये अनुभव जबरदस्त सच्चाई लिए हुए उनके कथा साहित्य में छलक उठे थे।
किंतु डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार धनपत राय का विवाह 1897 ईस्वी में हुआ। इस हिसाब से धनपत का विवाह 17 वर्ष की आयु में हुआ। धनपत पढ़ने के बड़े शौकीन थे। 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए होशरुबा पढ़ लिया था। यह पुस्तक पुराने ज़माने की दादी नानियों द्वारा सुनाई गई कहानियों और लोक कथाओं का संग्रह है। इसी संग्रह पर बाद में मशहूर लेखक राही मासूम रज़ा ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से पीएचडी की। पिता के गुजर जाने के बाद धनपत के किशोर जीवन से कंधे पर बोझ तो आया, मगर मन को सुकून देने वाली संगिनी ना मिली। वह भी कम उम्र की थी तो कच्ची बुद्धि की थी। सौतेली माँ तेज तर्रार थी। वह घर की मालकिन बने रहना चाहती थी। धनपत भी ऐसे कि आदर्श पूत की तरह जो कमाते माँ के हाथ में रख देते। माँ धनपत की पत्नी को भी अपनी मुट्ठी में कसना चाहती थी। बस यहीं से चिक शुरू हो जाती। पत्नी चाहती थी कि कमाऊ पति के होते अपनी ज़रूरत के लिए वह सास के आगे हाथ क्यों पसारे। धनपत सहज थे, घर में शांति चाहते थे, माँ से कुछ कह नहीं सकते थे, मगर पत्नी से इसी बात को लेकर अनबन हो ही जाती। एक दिन पत्नी रूठकर मायके चली गई तो धनपत भी मनाने नहीं गए। अब तो सौतेली माँ का पूरा राज हो गया। शुरू में 5 रुपए महीने पगार पर ट्यूशन करके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 1899 में एंट्रेंस परीक्षा द्वितीय श्रेणी से पास की और सन 1900 में चुनार के मिशन स्कूल में 18 रुपये मासिक वेतन पर अध्यापक पद पर आए। बड़े खुश हुए। अध्यापक पद उन्हें गौरव देता। कुछ समय बाद बहराइच के सरकारी स्कूल में 20 रुपये मासिक वेतन पर अध्यापक पद से जुड़े। 1 सदी पहले 20 रुपये की कमाई बहुत बड़ी कमाई थी, मगर इतने बड़े परिवार का बोझ और माँ को वेतन सौंपने के स्वभाव के कारण वे खुद कष्ट ही झेलते रहे। लेखन के क्षेत्र में उनका पहला कदम एक उर्दू लेखक के रूप में हुआ, जो कि नवाब राय के नाम से बढ़ा। 1 मई 1903 को बनारस की उर्दू साप्ताहिक पत्रिका में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ। इस समय वे पूरे 23 वर्ष के भी ना थे। पढ़ने पढ़ाने के साथ लेखन का जो चस्का लगा, फिर कलम रुकी नहीं। 1906 में उन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से सहज रीति से पारंपरिक विवाह किया। उन दिनों विधवा विवाह करना सामाजिक क्रांति ही थी। वे सामाजिक कुरीतियों को व्यवहार में तोड़ते चले थे। यही यथार्थ, यही क्रांति, यही असहयोग उनके लेखन में भी मिलता है। नवाब राय के रूप में प्रेमचंद की कलम चलती रही और अगले 4 वर्षों में यानी 1907 ईस्वी तक उनके 4 उर्दू उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। 1908 में उनका पहला उर्दू कहानी संग्रह सोज़े वतन प्रकाशित हुआ। इस संग्रह की कहानियाँ देश प्रेम से ओतप्रोत थीं। ब्रिटिश सरकार को खतरा महसूस हुआ। अंग्रेज कलेक्टर ने न सिर्फ इस पुस्तक की सभी प्रतियां जला दी, बल्कि लेखक नवाब राय को यह आदेश हुआ कि कोई भी रचना प्रकाशित करने से पूर्व उन्हें कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। किसी भी स्वाभिमानी लेखक को यह मंजूर ना होगा। इस संकट की घड़ी में ज़माना नामक उर्दू पत्रिका के संपादक मित्र की सलाह काम आई। उन्होंने सुझाव दिया कि वे नवाब राय या धनपत राय की जगह प्रेमचंद के नाम से अपनी रचना प्रकाशित करें। धनपत राय को मित्र का यह सुझाया नाम पसंद आया और देखिए, इसी नाम से वे विश्व के ख्याति लब्ध रचनाकार के रूप में हमारे सामने हैं। उनकी बहुचर्चित कहानी बड़े घर की बेटी
में प्रेमचंद नाम पहली बार सामने आया। यूँ तो उनकी पहली कहानी परीक्षा मानी जाती है। शोध बताते हैं कि 1914 से प्रेमचंद ने हिंदी भाषा को अपनी वाहिका बनाया और बीच बीच में उर्दू में भी लिखते रहे। इसके बाद से हिंदी में लेखन के प्रति उनका रुझान बढ़ता गया। हिंदी पाठकों ने दिल खोलकर उन पर अपना प्यार लुटाया। हिंदी भाषा में लेखन की प्रेरणा उन्हें सरस्वती पत्रिका के संपादक एवं आलोचक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा जीवट एवं जुझारू देशभक्त पत्रकार श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी से मिली। प्रेमचंद का पहला हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज 1917 में प्रकाशित हुआ, तो पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन 1918 में पाठकों के सामने आया। इन दोनों कृतियों ने प्रेमचंद को हिंदी साहित्य जगत के शीर्ष पर बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय भारतीय राजनीतिक सामाजिक पटल पर गांधी के विचार और कर्म का प्रभाव पड़ने लगा था। शोषितों के लिए संघर्षरत गांधी का सत्याग्रह आम जनता को जगाने और इस अहिंसक आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित कर रहा था। धर्म के ठेकेदारों, पूंजीपतियों तथा ब्रिटिश सरकार की अनैतिक नीतियों के खिलाफ गांधी का सत्याग्रह जोर पकड़ता जा रहा था। प्रेमचंद भी इसी स्वच्छ मानसिकता के थे और स्वस्थ समाज के पुनर्निर्माण के पक्षधर थे। संभवतः इन कारणों से ही ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग आंदोलन के गांधी के आह्वान पर वे कुछ समय चिंतन मनन करते रहे। फिर पत्नी की स्वीकृति पाकर उन्होंने बिना आर्थिक हानि की चिंता किए सरकारी नौकरी से खुद को मुक्त कर दिया। इसके बाद ही उस तत्कालीन उत्तर भारतीय समाज के यथार्थ और राष्ट्र प्रेम को निचोड़कर रंगभूमि सदृश महाकाव्यात्मक उपन्यास लिख पाए। इस उपन्यास का नायक भिखारी सूरदास, जो कि अंधा नेत्रहीन है, जिसके उदात्त व्यक्तित्व से गांधी प्रतिध्वनित होते हैं, गांधी के सत्य, अहिंसा, समाज का हित चिंतन और मानवता के पोषण के लिए अन्याय के खिलाफ अंत तक संघर्ष करने की प्रवृत्ति कथानायक की चारित्रिक विशिष्टता है। नौकरी छोड़ देने के बाद प्रेमचंद ने गृहस्थी चलाने के लिए खद्दर भी बेचा, मगर अध्यापन और लेखन से जुड़ा मन फिर उस ओर ही मुड़ा। वे अस्थायी नौकरी पकड़ते छोड़ते रहे, कभी स्वाभिमान को डिगने नहीं दिया। कुछ समय के लिए माधुरी और मर्यादा पत्रिका के संपादन का दायित्व भी संभाला। मारवाड़ी स्कूल में हेडमास्टर हुए, फिर काशी विद्यापीठ में भी हेडमास्टर पद का भार संभाला। उनके भीतर एक तड़प बनी हुई थी कि जन जागरण हेतु तथा हिंदी की सेवा के लिए पत्रिका निकाली जाए और उसके लिए छपाई की व्यवस्था अपनी हो। उन्होंने मित्रों से सलाह ली और प्रेस खोलने का इरादा पक्का कर लिया। नामकरण किया सरस्वती। सरस्वती प्रेस चलाने में उनकी माली हालत बिगड़ती गई। यह प्रेस उन्हें संतान की तरह प्रिय था। इसके बंद होने की कल्पना भी वे करना नहीं चाहते थे। कलम मन को ऊर्जा देता, सच्चे मित्रों की बड़ी जमात थी, तो डाह करने वालों की भी कमी ना थी। एक बार उनके ही संपादन काल में माधुरी में उनकी व्यंग्यात्मक कहानी मोटेराम शास्त्री प्रकाशित हुई, जिस पर किसी ने मानहानि का दावा ठोक दिया। हालांकि अदालत ने उन्हें निर्दोष माना, मगर इस मानसिक पीड़ा की घड़ी में उनके लेखक मित्रों ने उनकी कहानियों का विदेशी भाषा में अनुवाद कर उन्हें विश्व का रचनाकार बना दिया। इनमें पंडित बनारसी दास ने अंग्रेजी में, केशवराम सब्बरवाल जी ने जापानी में
तथा प्रोफेसर ताराचंद राय ने जर्मनी भाषा में कहानियां अनुदित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रेमचंद की ख्याति को विस्तार देने में ऐसे मित्र सहायक हुए। मार्च 1930 दांडी यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है। इसी माह प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का शुभारंभ किया। पत्रिका का नामकरण छायावाद के प्रमुख स्तंभ और अंतरंग मित्र जयशंकर प्रसाद ने किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नशाबंदी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार आदि आदि अभियान बापू के आह्वान पर जोर पकड़ता चला। बापू ने स्त्री शक्ति का आह्वान किया। वे मानते थे सत्याग्रह आंदोलन की सफलता के लिए भारतीय स्त्रियों की सहभागिता अनिवार्य है। इस आह्वान ने चौखट में सिमटी स्त्री चेतना को जागृत किया और निकल पड़ी स्त्रियां। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी भी विदेशी कपड़ों की होली जलाने, नशाबंदी के लिए पिकेटिंग करती हुई 10 नवंबर 1930 को गिरफ्तार कर ली गई। उन्हें 1.5 महीने की सजा हुई। प्रेमचंद का स्वास्थ्य ठीक ना रहता था, इसलिए शिवरानी देवी ने उन्हें समझाकर रोका और कलम से इस आंदोलन को तेज करने की सलाह दी। देश प्रेम का ऐसा जज्बा बहुत कम लेखक दंपति में नजर आता है। इधर हंस पत्रिका घाटे में चल रही थी, मगर प्रेमचंद को चैन ना था। 1932 ईस्वी में जागरण नामक साप्ताहिक पत्र की उन्होंने शुरुआत की, मगर आर्थिक दबाव के कारण 2 वर्षों के बाद ही इसे बंद कर देना पड़ा। अपने प्रेस को जिंदा रखने और आर्थिक स्थिति ठीक रखने के ख्याल से वे मुंबई की फिल्म कंपनी अजंता सिनेटोन के आमंत्रण पर नौकरी के लिए निकल पड़े। 800 रुपये की मासिक की यह नौकरी स्वीकारना उनकी व्यवस्था थी। जाने से पहले बापू के संरक्षण में उनके संपादक मुंशी कन्हैयालाल मानिकलाल को हंस के संपादन का दायित्व सौंप गए, मगर संपादन में मुंशी जी के साथ वे औपचारिक रूप से बने भी रहे। इसी बीच सरस्वती प्रेस के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। वे समझाने की कोशिश करते रहे, मगर स्थिति बिगड़ चुकी थी। आर्थिक व शारीरिक अवस्था के साथ ही मानसिक शांति भी छिन गई थी। हंस को जब्त कर लिया गया था और जमानत देकर पत्रिका निकालना गांधी की नीति के खिलाफ था। प्रेमचंद को इस प्रसंग से भयंकर पीड़ा हुई। उधर फिल्म निर्देशकों द्वारा उनकी कहानी जिस तरह तोड़ मड़ोड़ कर पेश की गई कि उनके अनुसार फिल्म में कहानी की आत्मा बची ही नहीं। वे अपने कलम को, उसके नैतिक मूल्यों को दांव पर लगाना स्वीकार न सके और लौट आए। इन दबावों के बीच गोदान उपन्यास की रचना प्रक्रिया जारी रही। शरीर टूट रहा था, मन टूट रहा था, मगर चेतना कलम रुकने नहीं दे रही थी। पीड़ा के विरेचन के लिए सृजन की अनिवार्यता एक सच्चा लेखक ही महसूस कर सकता है। 10 जून 1936 को गोदान प्रकाशित होकर सामने आया। लेखक का शरीर संभाले ना संभला। 25 जून को उन्हें खून की पहली उल्टी हुई। 3.5 महीने कष्ट झेलते हुए यह महान लेखक 8 अक्टूबर 1936 को चिर निद्रा में सो गया। आजीवन धोती कुर्ता और जाड़े में एक कंबल साथ रखने वाले प्रेमचंद जीवन में सादगी और विचारों में ओज भरे रहे। इनकी मात्र एक तस्वीर कोट पैंट में मिलती है। संभवतः किसी खास मौके में तस्वीर के लिए ही मिन्नत करके पहनाई गई हो, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। किंतु प्रेमचंद की जीवन शैली, विचार तथा व्यवहार में गांधी झलकते हैं। गांधी ने भी आजीवन शोषित वर्ण तथा वर्ग के हित के लिए कार्य किए
और समतामूलक भारतीय समाज की कल्पना की थी, जहाँ सबके पास रोजगार हो, सभी शिक्षित हों और ओजस्वी हों। प्रेमचंद भी व्यवहार और कलम से ऐसे ही समाज के निर्माण के लिए समर्पित रहे। गांधी, टॉलस्टॉय, लेनिन, मैक्सिम गोर्की, स्वामी विवेकानंद आदि के विचारों से प्रभावित हिंदी साहित्य के इस मनस्वी ने विश्व को जो विचार सौंपे, वे आज भी ठहर कर सोचने को विवश करते हैं। साहित्य संसार में ऐसे युगांतरकारी लेखक की अनिवार्यता हमेशा बनी रहेगी। बच्चों, प्रेमचंद के व्यक्तित्व पर हमने संक्षेप में बात की, उनके बारे में जाना। आगे उनकी कृतियों की हम झलक पाएंगे, तो मेरे साथ बने रहिए और समय समय पर वीडियो के द्वारा अपनी जानकारी समृद्ध करते रहिए।